पिछले 2014 के चुनाव के बाद से नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है देश में, और अब तो ज्यादातर राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें चल रही है। और हम जो देख रहे हैं कि पूरे देश में जो सत्ता है वो लगातार कुछ सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक पार्टी के साथ साथ चंद नेताओं के हाथ में वो केंद्रित हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी भी उसमें बस दो ही नाम सुनाई पड़ते हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और देश में जो सरकार चल रही है, सरकार चलाने के जो भी नियम कानून थे, उस देश में एक संविधान होता है, कुछ कायदे कानून थे, एक संसद है जिसके हर 5 साल चुनाव होता है, उसके कुछ सत्र होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो सारे जो नियम कानून थे वो धीरे धीरे उसका कोई मतलब नहीं रह गया। लग रहा है कि कोई फिर से राजा आ गया, जो राजा की जो इच्छा है, उनके मन की जो बात है वही सब कुछ है। बाकी ना तो संसद का कोई मतलब है, ना जनता का कोई मतलब है, ना इस देश में संविधान का कोई मतलब है। तो एक ऐसे हालात, इसी को लोग कहते हैं फांसीवाद, तानाशाह। एक ऐसे तानाशाह है जो देश की तमाम नीतियों पर वो अपने मन के हिसाब से, अपने हिसाब से तय कर रहे हैं। कभी मन किया तो 500 और 1000 के सारे नोट रातों रात उन्होंने बंद कर दिया, और कभी मन किया तो पूरे देश में एक टैक्स के नाम पर सब लोगों के ऊपर एक टैक्स थोप दिया गया। और अभी जो बजट आया उस बजट में भी आपने देखा, बजट से पहले पूरे देश में 2-3 बातों पर लोगों की चर्चा थी। एक, किसान संकट में है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। पूरे देश के करीब 200 के आसपास किसान संगठनों ने एक अपना मोर्चा बना करके दिल्ली में संसद के सामने इन लोगों ने किसान मुक्ति संसद लगाई, और वहां से जो मांगे उठी कि किसान का जो कर्ज है वो कर्ज खत्म हो, किसान को कर्ज से आजादी मिले। वहां से मांग उठी जो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव में वादा किया था कि हम किसान को जो उनकी लागत है उससे कम से कम 1.5 गुना उसकी कीमत हम तय करेंगे, जैसे स्वामीनाथन आयोग ने कहा था। और अब हम देख रहे हैं कि जो बजट आया उसमें कहीं कोई किसान के कर्ज की कोई चर्चा नहीं है। देश में बेरोजगारी चरम पर है। ये सरकार आई थी, साल में 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, और अभी बजट से पहले जब मोदी जी के उनके ही अपने चैनल के लोगों ने इंटरव्यू किया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपके स्टूडियो के बाहर कोई अगर पकौड़ा बना के बेच रहा है और दिन भर में 200 रुपए कमा रहे हैं, ये भी तो अच्छा खासा उनको रोजगार मिला है। इनका अपना नीति आयोग है, इन्होंने खुद प्लानिंग कमीशन को भंग करके नीति आयोग बनाया। उस नीति आयोग ने कहा कि देश में बेरोजगारी से भी ज्यादा जो बड़ी समस्या है, जिसको उन्होंने कहा अंग्रेजी में अंडर एम्प्लॉयमेंट, यानी लोगों को इस तरह का रोजगार मिला हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है, जिस रोजगार में ना तो कोई नियम है, कोई सुरक्षा है, कोई सम्मान है, ना ही उसका कोई वेतनमान है। और आज आप देख सकते हैं कि पूरे देश में जो लोग रोजगारशुदा हैं, स्कूल में मिड डे मील में खाना बनाने वाली हमारी बहनें, माताएं हैं, और मिड डे मील की महिलाएं आज पूरे देश में संगठित हो रही है कि हम तो खाना बनाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन दिन भर की मेहनत के बाद हमें क्या मिलता है। बिहार में हमने देखा कुछ दिन पहले तक 1000 रुपए मिलता था, बहुत लंबी लड़ाई के बाद अब 1200 रुपए हुआ है। जो हमारी बहनें हैं रूरल हेल्थ मिशन से जुड़ी हुई आशा, उनको कोई वेतनमान छोड़ दीजिए, यहां तक कि कोई मानदेय भी नहीं है, प्रोत्साहन के नाम पर कभी कभी कुछ पैसा मिल जाता है। आज देश में स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है, लेकिन पूरे देश के जो रूरल हेल्थ मिशन है वो जिन महिलाओं पर निर्भर है, उनको अपने काम के एवज में किसी तरीके का सम्मान, किसी तरीके का कोई वेतनमान नहीं मिला हुआ है। लेकिन अभी जो बजट आया है उसमें देखिए क्या हल्ला हो गया है।
हल्ला ये हो रहा है कि पूरे देश के 10 करोड़ गरीब परिवार के लिए सरकार ने एक स्वास्थ्य बीमा उसकी घोषणा की है। वो कह रहे हैं कि हम 1 लाख से 5 लाख रुपए तक, अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो आपके इलाज के लिए हम आपको 1 लाख से 5 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हैं, और 10 करोड़ परिवार के लिए ये फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा वो तो सरकार नहीं बता रही है। जो बजट है वो बजट से बिल्कुल नहीं पता चलता है कि इस तरीके का कोई प्रावधान इस बजट में है जहां से 10 करोड़ तो भूल जाइए, देश में 1 करोड़ भी परिवार के लोगों को 5 लाख ही भूल जाइए, 1 लाख भी मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उससे जो बड़ा सवाल है, उससे बड़ा सवाल है कि भाई आप ये जो बीमा के नाम पर कर रहे हैं इससे फायदा किसको होगा? कि आपके पास तो बीमारी है लेकिन कोई सरकारी अस्पताल नहीं, आपका जो देश में जो भी सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था था वो नहीं काम करती है, तो आप जाएंगे कहाँ? आप जाएंगे बड़े निजी अस्पतालों में, आपको मजबूरी में वहीं जाना पड़ेगा, कॉर्पोरेट अस्पताल में जाएंगे। और वहां पिछले दिनों अभी तो 1 लाख 5 लाख की बात हो रही है। जब इन्होंने 2008 में यूपीए के जमाने में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी, उस समय 30,000 रुपए का कार्ड बनता था। कुछ लोगों को कार्ड मिला था, जिन लोगों को कार्ड मिला उनका अनुभव यह था कि कुछ भी बीमारी हो जाए आप पहले चले जाओ किसी अस्पताल में, वो सबसे पहले आपका कार्ड ले लेगा, आपका कार्ड लेकर के आपका 30,000 का बिल बना देगा, अब उसके बाद जो भी इलाज आपका होना चाहिए। तो आपका ये जो पूरा का पूरा पैसा बीमा के नाम पर, वो पूरा पैसा तो चला जाएगा प्राइवेट अस्पतालों और कुछ बीमा कंपनी वालों को। अभी देश में फसल बीमा योजना के नाम पर पूरे जानकारी हम लोगों को जो मिली कि किसान को फायदा नहीं मिला, किसको मिला? बीमा कंपनियों को फसल बीमा योजना के नाम पर फायदा मिल गया। तो ये बीमा ये किसके लिए है? ये बीमा कंपनियों के लिए है, ये निजी अस्पतालों के लिए है। जो देश के बीमार लोग हैं उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कोई इंतजाम नहीं। और इसको कह रहा है कि मोदी केयर, कि मोदी जी बहुत आपके लिए चिंतित हैं, मोदी जी आपके लिए कर रहे हैं। दुनिया में एक छोटा देश है अमेरिका के बगल में, क्यूबा, और पिछले 50 साल से ज्यादा समय हो गया उस देश में समाजवाद लागू है। अमेरिका को एक तरीके से ठेंगा दिखा करके उन लोगों ने आजादी हासिल की थी, और अमेरिका की लाख कोशिश के बावजूद आज तक वहां तख्ता पलट नहीं हो पाया है। आज तक वहां समाजवादी राज्य चल रहा है, और दुनिया में सबसे बेहतर आम लोगों के लिए स्वास्थ्य का प्रबंध, उसका श्रेय अगर किसी देश को मिला है वो क्यूबा को मिला है। वो किसी कास्ट्रो के नाम पर नहीं, वो नहीं कहते हैं कि कास्ट्रो ने बहुत क्यूबा के लोगों के बारे में सोचा। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जहां आम लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था है। हमारे देश में हमें वो व्यवस्था चाहिए, लेकिन जो देश के लोगों को जो चाहिए उससे कोई मतलब सरकार को तो नहीं है, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे किसान की बात करें, चाहे आप रोजगार की बात करें। तो आज तानाशाही चल रही है पूरे आर्थिक नीति के मामले में। इस देश में जब अंग्रेजों का राज था, उन्होंने एक नीति बनाई थी कि फूट डालो और राज करो। इस देश को अगर बांट दिया जाए, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर दंगे करा दिए जाए, बल्कि पूरे देश को ही हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया जाए, तब सबसे बेहतर है। ये अंग्रेजों ने सोचा था और वो करके गए, और आज उसी रास्ते पर मोदी जी चल रहे हैं। इस देश को बार बार बांटा जा रहा है लोगों को हर सवाल पर। अभी जो गुजरात का चुनाव हुआ, उस चुनाव में लोग क्या कह रहे थे? लोगों के लिए मुद्दा क्या थे? लोगों के लिए मुद्दा वहां थे, किसान के सामने संकट है, फसल की कीमत नहीं है, कर्ज है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी के सामने, आम लोगों के सामने जीएसटी का बोझ है, नौजवानों के सामने शिक्षा का सवाल है, रोजगार का सवाल है। लेकिन मोदी जी क्या बोल रहे थे अपने भाषण में? उनको मंदिर और मस्जिद का सवाल था, शमशान और कब्रिस्तान का सवाल है। भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान किसी की बात करते हैं, वो हर जगह जा करके उनको इससे छोड़ करके और किसी मुद्दे से मतलब नहीं है। और हमने देखा कि गुजरात ने एक तरह से जवाब दे दिया था। बड़े कुछ शहर हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, इसके चलते अभी भारतीय जनता पार्टी बची हुई है। लेकिन अगर गुजरात के गांव की बात हो तो ईवीएम में जितने भी वहां घपले हुए हैं,
जितना भी मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और प्रशासन भी जितना ज्यादा भी उसका पक्षपात रहा हो, बावजूद इसके गुजरात के गांव से आवाज जो निकली वो बिल्कुल साफ सुनाई पड़ी है पूरे देश को कि बहुत हो गया है, अब हमें इससे छुटकारा चाहिए। हमने देखा कि अभी राजस्थान, जिस राजस्थान को ये लेबोरेटरी बना दिया गया, लोग कह रहे हैं कि राजस्थान का नाम हो गया लिंचिस्तान। यहाँ लोगों को पकड़ करके मार दो, पहलू खान को मार दो, जफर खान को मार दो। अगर बंगाल के मालदा से कोई कमाने के लिए आया है मोहम्मद अफरादुल, उसको भी पकड़ करके लाभ जिहाद के नाम पर मार करके वीडियो बना दो, कुछ भी किसी को भी पकड़ करके मार दो, गाय के नाम पर मार दो, लाभ जिहाद के नाम पर मार दो। तो ये मारने के नाम पर ये कैसे लेबोरेटरी खोल दी गई है जहां और कुछ नहीं करना है, आप लोगों को पकड़ करके मारो। लेकिन जब इस राजस्थान में भी अभी उपचुनाव हुए, अजमेर से, अलवर से जो आवाज निकली वो आवाज बिल्कुल साफ है कि हमें ये उन्माद नहीं चाहिए, हमें ये लूट झूठ और फूट का राज बिल्कुल नहीं चाहिए। और लोकतंत्र के लिए, एक आज़ादी के लिए, इंसानियत के लिए, अमन चैन के लिए लोगों ने अपनी राय दी है। तो देश आज इसी एक तरीके से एक जबरदस्त लड़ाई के बीच में हम हैं। अगला चुनाव जल्दी आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि चुनाव के नाम पर, अब वो कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो कह रहे हैं कि चुनाव में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, बहुत समय बर्बाद होता है, इसलिए कम से कम समय खर्च करके, कम से कम पैसा लगा करके चुनाव हो जाए और उसमें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का राज बन जाए, दिल्ली से लेकर के गांव तक हमारा ही चल जाए, तो देश में बहुत तेजी से विकास होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का राज बन रहा है, उतना ही देश पीछे जा रहा है, आर्थिक मोर्चे पर भी पीछे जा रहा है। और सिर्फ आर्थिक की बात करने से कैसे चलेगा? सिर्फ अर्थव्यवस्था में तो हम लोग जीते नहीं है, वो अर्थव्यवस्था के आंकड़े अपनी जगह पर है, हम तो समाज में जीते हैं। और हमारे पूरे समाज में अगर तनाव होगा, हमारे पूरे समाज में अगर हिंसा और उन्माद का बोलबाला होगा, अगर किसी को कोई पता नहीं होगा कि घर से निकलते हैं और घर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, ट्रेन से सफर कर रहे हैं, वहां ट्रेन में पकड़ करके जुनैद कर रहा है हमको भी कोई मार देगा कि नहीं मार देगा, अगर ट्रक से जा रहे हैं तो कहीं रास्ते में ट्रक रोक करके पहलू खान की तरह हमको भी मार देगा कि नहीं मार देगा, अगर इसी आशंका में, इसी डर से अगर हमको जीना है, इस देश की महिलाओं को चारों तरफ हरियाणा में देख लीजिए, अभी रिपोर्ट जो आ रही है कि एक दिन 2 दिन में 4-4, 5-5 बलात्कार की खबरें आ रही है, नारे लग रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और देश में 5 महीने 6 महीने की बेटियों से लेकर के कोई सुरक्षित नहीं। तो अगर इस असुरक्षा में, इस डर में, इस उन्माद के दौर में हमको जीना है, तो हम कौन से अच्छे दिन की बात करेंगे, किस काला धन की बात करेंगे, देश में किस आर्थिक विकास की बात करेंगे? और तो वो बात करते हैं आर्थिक विकास का भी पैमाना क्या है कि बुलेट ट्रेन चलेगा साहब, अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में दर्जनों ट्रेनें हैं, बहुत तेज चलने वाली ट्रेनें हैं। अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में वहाँ बहुत सारे प्राइवेट से लेकर के सरकारी बहुत सारे उड़ान के लिए विमानें हैं, लेकिन आपको बुलेट ट्रेन चाहिए। बुलेट ट्रेन के लिए जापान से हमको कर्ज लेना है, बुलेट ट्रेन के नाम पर हमें किसान की जमीन छीन लेनी है। तो विकास के नाम पर भी बस जमीन छीनो, लोगों को घर से उजाड़ो, लोगों को बेदखल कर लो। तो ये बेदखली, ये जो लोगों के लिए पूरे विस्थापन, क्या इसी का नाम है विकास? आज रोजगार के नाम पर हम देख रहे हैं कि मेले लगाए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में मैं गया हुआ था, वहां के मुख्यमंत्री रोजगार मेला कर रहे हैं। तो रोजगार मेले में वो क्या कर रहे थे? लोगों को नियुक्ति पत्र दे रहे थे। कहाँ? उनको झारखंड में ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि नियुक्ति पत्र दे रहे हैं कि झारखंड के नौजवानों को मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तुमको जमशेदपुर में रोजगार मिलेगा, तुमको रांची में रोजगार मिलेगा, तुमको धनबाद में, बोकारो में रोजगार मिलेगा। नहीं, कोई नया कारखाना भी नहीं बन रहा है, कहाँ रोजगार मिलेगा? ये लो और 10,000 रुपए में मुंबई जाकर के कमाओ। ये तो लोग वैसे ही कर रहे थे। पलायन तो पहले से लोग भाग रहे थे रोजगार के लिए। 10,000 रुपए में कौन सा रोजगार होता है आज के लिए? जो बाहर से आ रहे हैं पलायन करके, वो 10,000 में कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या खाएंगे और घर क्या पैसा भेजेंगे? तो पलायन को संस्थागत कर रहे हैं और उसको कह दे रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं।
और प्रधानमंत्री तो और माशाअल्लाह, उन्होंने तो कह दिया कि भाई 200 रुपया अगर आप कमा रहे हैं तो वो 200 रुपये अगर कमा रहे हैं तो रोजगार है आपके लिए। अभी कर्नाटका गए हुए हैं और वहां उन्होंने कहा कि किसान हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है, और टॉप का उन्होंने कहा कि ये TOP, T मतलब टमाटर, O मतलब अनियन प्याज, और P मतलब पोटैटो या आलू। अब बहुत लोगों को ये जुमलेबाजी चल रही है। तो इस जुमलेबाजी के खिलाफ और इस उन्माद और उत्पाद के खिलाफ आज देश में एक, इसको कहिए तो आजादी, एक दूसरी आजादी के आंदोलन की जरूरत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ये जो राज कायम हुआ, ये हवा में नहीं हुआ, ये देश में एक राजनीतिक शून्य पैदा हुआ था। एक ऐसा शून्य पैदा हुआ था जहां भारतीय जनता पार्टी आके छा गई। ये शून्य इसलिए पैदा हुआ कि जो देश में आजादी की लड़ाई थी, उस आजादी की लड़ाई में जो लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि आजादी मिलेगी और गांव-गांव तक आजादी पहुंचेगी, गरीब के घर में आजादी की रोशनी पहुंचेगी, लोगों के पास विकास होगा। लेकिन हमने देखा कि आजादी के बाद जो सरकारें बनी, शुरू में तो बातें होती थी, समाजवाद की बात होती थी, बेरोजगारी के खिलाफ रोजगार की बात होती थी, गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की बात होती थी। लेकिन धीरे धीरे बातें इस तरह से बदल गई, सिर्फ निजीकरण, बाजार, भूमंडलीकरण, कॉर्पोरेट और उसी की बात होने लगी, तो आर्थिक नीति पूरी तरह से उलट गई। शुरू में हमारे देश में जो आजादी के बाद ये भी बात थी कि हम अंग्रेजों से हमको छुटकारा मिला और हम किसी अमेरिका के झांसे में नहीं आने जा रहे हैं, हम भी दुनिया में आजाद होकर के रहेंगे और पूरे तीसरी दुनिया में जहां भी पुराने गुलाम देश थे और आज आजाद हुए हैं, अब उनके साथ मिलकर के पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाएंगे। आज हमारे देश की विदेश नीति हो गई है कि अमेरिका वाले जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, हमें अमेरिका के रास्ते पर चलना है। तो हमारी जो आजादी अंग्रेजों से मिली थी और वो अंग्रेजों से मिली हुई आजादी को आज हम अमेरिका के पास जाकर के हमने गिरवे रख दिया। तो हमारी आर्थिक नीति बदल गई, हमारी विदेश की नीति बदल गई। हमारे देश में संविधान है, उसमें लोकतंत्र की बात है, लेकिन राज चल रहा है पुलिस के बल पर, राज चल रहा है सेना के बल पर। सेना के और पुलिस छोड़ करके आपके पास राज चलाने के लिए कुछ नहीं है। काला कानून छोड़ करके कभी किसी के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, अभी उत्तर प्रदेश में एक भीम आर्मी बनी, वो भीम आर्मी बनी, वहां दलितों पर जो दमन हो रहा है, जब से खास तौर पे हमारे योगी आदित्यनाथ, जिनका असली नाम है अजय सिंह, ये अजय सिंह जी जब से बने हैं वहां, और तब से जो पूरे वहां जाति का दमन, दलितों पर उत्पीड़न बढ़ गया है, उससे मुकाबला करने के लिए वहां दलितों ने भीम आर्मी के नाम पर संगठित होना शुरू किया। उस भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावल जेल में है, उनको छुटकारा मिला, बेल मिला, फिर से उनको जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर रासुका लगा दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। और एक दूसरी सेना के बारे में भी हमें सुना है, एक सेना बनी है, उसका नाम है करनी सेना, करनी सेना। और वो तय करेंगे कि देश में कौन सी फिल्म चलेगी, नहीं चलेगी, आप फिल्म देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, चलो आपको कोई फिल्म अच्छी नहीं लग रही है मत देखो, आपको कोई किताब अच्छी नहीं लग रही है मत पढ़ो, लेकिन लिखने की और पढ़ने की, फिल्म बनाने की और देखने की, ये जो हमारी आजादी है, इस आजादी पर आप दखल देने वाले कौन होते हो? लेकिन उन्होंने दखल देना शुरू किया, और उन्होंने जब दखल देना शुरू किया, और हम देख रहे हैं कि वहां पूरे तमाम टीवी चैनल देख लीजिए, सरकार को देख लीजिए, बड़ी पार्टियों को देख लीजिए, सरकारों मंत्रियों को देख लीजिए, वो सब उनके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। वहां उनके लिए कोई राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं है, करनी सेना के लिए रासुका नहीं है, लेकिन भीम आर्मी के लिए रासुका बन गया है। इस देश में कहीं भी आप देख रहे हैं, कभी कभी आरक्षण के नाम पर ऐसे आंदोलन होते हैं, इस तरीके से थाने जलाए जाते हैं, रेलवे लाइन उखाड़ दिया जाता है, स्टेशन जला दिया जाता है, पूरे आगजनी, चारों तरफ आग, लेकिन वहां कोई कर्फ्यू नहीं लगता, वहां कोई सेना नहीं, वहां कोई पैरामिलिट्री नहीं, वहां कोई रासुका नहीं, वहां कोई विशेष सशस्त्र बल कानून नहीं। लेकिन मणिपुर में कुछ हो जाए, छत्तीसगढ़ में कुछ हो जाए, कश्मीर में लोग की आजादी की बात करें, अधिकार की बात करें, उनके लिए सिर्फ सेना ही सेना, उनके लिए सिर्फ पैरामिलिट्री, उनके लिए सिर्फ रासुका, उनके लिए काला कानून। तो ये जो देश में शासन के भी मोर्चे पर हम लोकतंत्र को छोड़ करके कहां चले गए? ये जो पूरे देश एक उल्टे रास्ते पे जा ही रहा था,
वहां भारतीय जनता पार्टी ने आकर के कहा कि भाई हमें दे दो, हम सबसे तेजी से आपको अतीत में लौटा देंगे, सबसे तेजी से आपको गर्भ में हम पहुंचा देंगे। तो इस काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आई है। अदानी और अंबानी के हाथों पिछले साल जो देश में संपत्ति पैदा हुआ उसका 73%, 1% लोगों के हाथ में चला गया। तो तेजी से इस देश में विषमता बढ़ रही है और इसीलिए आज ये जो फांसीवाद, इसी पर ये जो देश को पीछे धकेलने की कोशिश हो रही थी, इसी कोशिश पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। हमारे देश में जो संविधान है, ये संविधान जब देश में पारित हुआ, संविधान लिखने वाली जो कमेटी थी, उस कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जिस समय संविधान पारित हो रहा था, अंबेडकर ने कहा कि भाई संविधान तो है, हमको जितना मौका था, जितना संभव था हमने बना दिया, लेकिन ये संविधान खतरे में है। क्यों? उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा था कि संविधान में तो हमने बराबरी की बात कर दी, हमने राजनीतिक बराबरी लोगों को दे दी, सबके पास एक वोट है, तो और हर वोट का वो एक ही कीमत है, ठीक है, लेकिन ये वोट तो बस 5 साल में एक बार है। 5 साल में 5 सेकंड के लिए आप वोट डालने जाएंगे, वोट डालेंगे, आपकी बराबरी खत्म। आप पोलिंग बूथ से जैसे बाहर आ जाएंगे, हालांकि पोलिंग बूथ में भी हमने तो देखा कि बराबरी नहीं थी। इस देश के दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को आज भी बहुत जगह वोट डालने की आजादी नहीं है, इसलिए वो चुनाव वाली आजादी भी बहुत कम ही लोगों को है, लेकिन फिर भी वो आजादी है, बराबरी है। लेकिन वो छोड़ करके देश में बाकी चारों तरफ गैर बराबरी ही है। जो देश में आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट घराने, कभी टाटा बिरला के नाम सुनते थे, आज अदानी अंबानी बच्चे बच्चे जान गए हैं। और ये जो कुछ चंद घरानों के हाथ में, पूरे देश की तमाम संपदा उनके हाथ में, ये गैर बराबरी का पहाड़ हमारे ऊपर। तो ये गैर बराबरी के आगे हमारे चुनाव वाली बराबरी का क्या मतलब है? और इस तरीके से अगर गैर बराबरी हमारे ऊपर थोपी जाएगी, तब वो बराबरी वाला जो संविधान है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में ये तो हम लोकतंत्र का एक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जमीन है वो जमीन अलोकतांत्रिक है। उस जमीन पे क्या है? उस जमीन पर चले जाइए तो वहां खाप पंचायत है, वहां कोई नहीं तय कर सकता है कि हम किससे प्यार करेंगे, किससे शादी करेंगे। अपने जाति के बाहर, धर्म के बाहर अगर तय कर दिया तो वहां आपकी हत्या हो जाएगी, आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। वहां दलितों के लिए खांसने की आजादी नहीं है, बोलने की आजादी नहीं है, खटिया पर बैठने की आजादी नहीं है, मंदिर में घुसने की बात, ये सब बात तो छोड़ दीजिए। तो ये जहां देश में इस तरीके की जाति प्रथा है, जहां जिस देश में इस तरीके की पुरुष सत्ता है, तो वो जो अलोकतांत्रिक जमीन है, उस जमीन पर ये जो संविधान का एक मुलम्मा हम ऊपर से दे रहे हैं, तो अगर उस जमीन को अगर हम नहीं बदल पाएंगे तो देश में ये संविधान नहीं चल पाएगा। आज हम देख रहे हैं कि ये जो आशंका उनकी थी वो कितनी सही थी, और उसी आशंका को आज हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, और इसी को कहते हैं फांसीवाद। और इसी पर अब समझते हैं कि जरूरत इस बात की है कि ये जो देश में एक राजनीतिक शून्य बन गया था, इसको एक दूसरा विकल्प देना होगा। इसी शून्य में भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ये पनपने लगे हैं, और इसी पर हमें लगता है कि हमारे देश में हमें एक नई आजादी की, इस देश में एक लोकतंत्र की एक सच्ची परिकल्पना चाहिए, और उसके लिए एक नई मुहिम छेड़ने की, जंग छेड़ने की जरूरत है। क्योंकि आजादी के आंदोलन से जो कुछ निकला था, वो एक तरीके से जब उसने, उसकी जो अंदर जो ऊर्जा थी, उसके अंदर जो आवेग था, वो जब खत्म होने लगा, जब पूरे चारों तरफ बाजार का बोलबाला, चारों तरफ देश में पूरे बड़ी पूंजी का बोलबाला है, लूट का, झूठ का बोलबाला है, तब हम देख रहे हैं कि उसी जगह पर फांसीवाद आने लगा। तो आज इसको बदलने के लिए फिर हमको लौटना होगा, हमें भगत सिंह की उन बातों की ओर लौटना होगा जब उन्होंने कहा था कि आजादी मतलब अगर सिर्फ गोरे अंग्रेज की जगह पे बुरे अंग्रेज अगर आ जाए तो आजादी हमारे देश के किसान के लिए नहीं होगी, दलितों, आदिवासियों के लिए, नौजवानों के लिए नहीं होगी। हमें वो आजादी चाहिए जो देश के मेहनत कशों को चाहिए, गरीबों को चाहिए, दलितों को चाहिए, इस देश के तमाम उन लोगों को जो हाशिए पर है, जो सताए हुए लोग हैं, उनके लिए चाहिए। और इस आजादी के लिए आज देश में फिर से आजादी का आंदोलन, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि देश के वामपंथियों को सबसे ज्यादा आगे आना है।
हमारे देश की जितने भी वामपंथी ताकतें हैं, हम इस कोशिश में हैं कि उनकी एक सार्थक एकता बने। हमारी एकता बनती है, टूट भी जाती है। चुनाव के नाम पर कभी कभी किस पार्टियों के साथ चल रहा है, नहीं चल रहा है, इन सवालों पर एकता टूट भी जाती है। लेकिन खैर एकता बने संघर्ष के मैदान में। और आज पूरे देश के किसानों की मांग है, देश के नौजवानों की मांग है, मजदूरों की मांग है। हमने देखा नवंबर के महीने में ये केंद्र सरकार संसद से भागी हुई थी। गुजरात चुनाव के बहाने, चुनाव में वो समय जो संसद का शीतकालीन सत्र होना था उससे वो भागे हुए थे। लेकिन देश के मजदूर, 3 दिन का मजदूरों का महापड़ाव उस दिल्ली में, और वो 3 दिन में सबसे जो खुशी की बात थी, देश के जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं वो दिल्ली आते रहे। वो बैंक के कर्मचारी, रेलवे के कर्मचारी, बड़े कल कारखाने के मजदूर, बड़ी यूनियन वाले वो आते रहे। लेकिन पहली बार पूरे देश के हर कोने से मिड डे मील में खाना बनाने वाली बहनें, आशा चलाने वाली, आंगनबाड़ी चलाने वाली हमारी बहनें, वो हजारों की तादाद में दिल्ली में आके पूरे उन्होंने जिस तरह से वो महापड़ाव को सफल बनाया। किसान आते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। कभी महेंद्र सिंह टिकायत भी अपना पूरा वो ले आके बैठ गए थे, कभी देवीलाल जी भी आके बैठ जाते थे। लेकिन इस बार जो किसान आए, गांव-गांव से गरीब किसान, आंध्रा से, बिहार से, झारखंड से, जमीन से बेदखल हो रहे किसान हजारों की तादाद में आए और उन्होंने अपनी पूरा जो अपने मुक्ति का नारा बुलंद किया, मुक्ति की संसद लगाई। ये रास्ता है किसान आंदोलन की, इस देश में महिलाओं के आंदोलन की। हम देख रहे हैं कि इसी राजस्थान में हत्याएं हो रही है, बहुत जबरदस्त। जफर खान की हत्या हुई, पहलू खान की हत्या हुई, फराजुल की हत्या हुई। लेकिन हर हत्या के जवाब में इसी राजस्थान के अंदर, जहां हम बहुत मजबूत नहीं है, आज भी हमारे वामपंथी में यहाँ बहुत कमजोर एक ताकत है, लेकिन हमारी कमजोरी के बावजूद आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो आंदोलन की आवाज है वो चारों तरफ गूंजने लगी है। और इस आवाज को अगर हम बढ़ाएंगे, वो चाहे झुंझुनू और सीकर गंगानगर के इलाके के किसान आंदोलन की आवाज हो, वो चाहे हमारे पूरे उदयपुर से लेकर के ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के पूरे इलाके के आदिवासियों के आंदोलन की आवाज हो, वो जयपुर से लेकर के पूरे प्रदेश में यहाँ के छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवियों की आवाज हो। ये आवाज अगर मजबूती के साथ गूंजे तो निश्चित तौर पर हम मुकाबला कर लेंगे। अभी मोदी जी इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मोदी के नाम पर हम फिर एक बार चुनाव जीत जाएंगे। कभी चाय के नाम पर अभी पकौड़ा लेकर के आए हैं, हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन हम तो देख रहे हैं गुजरात और राजस्थान के उपचुनाव के जो संकेत है, और ये ऐसे इलाके हैं जहां बहुत कोई लेफ्ट मूवमेंट वाला इलाका नहीं रहा है, आम लोग। और इसके साथ अगर पूरे लेफ्ट की ताकत भी जुड़ जाएगी तो पूरे देश में तो निश्चित तौर पर वो माहौल बनेगा। और ये माहौल हम अगर बना पाएंगे तो फांसीवाद के खिलाफ, क्योंकि फांसीवाद का जहां भी अनुभव रहा, जर्मनी को अनुभव हुआ, हिटलर आए थे और कुछ दिन उन्होंने राज किया और उनके राज ऐसा निकला, वो किस तरह से वो जर्मनी पीछे गया, वो वहां के लोगों का अनुभव है। और दोबारा लौट करके लोग हिटलर का नाम नहीं लेना चाहते हैं। लोगों को कतई ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई डंडा का राज आएगा और ये ठीक हो जाएगा। हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि नोटबंदी से हम परेशान हो रहे हैं तो क्या है, अदानी अंबानी शायद हमसे भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उनको कोई परेशानी नहीं होती है, उनके लिए तो सब कुछ है। और इसीलिए इस देश में जो हमारी परेशानी है, इसका जवाब किसी तानाशाही में नहीं, किसी मसीहा में नहीं, किसी बड़े नेता और किसी राजा और उनकी कृपा पर नहीं। हमारी तमाम परेशानियों का जवाब सिर्फ हमारे आंदोलन में, हमारे पूरे देश में, अपने लोकतंत्र में, अपने अधिकारों में है। और एक ऐसा आज़ादी का दूसरा आंदोलन हो, जो आंदोलन जो पहली आज़ादी थी वो कच्ची निकली, एक पक्की आज़ादी देश में जो हमारे लिए, सबके लिए, और सबका साथ सबका विकास नहीं, बल्कि हम तो समझते हैं कि ये असली आज़ादी देश में गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मेहनत कशों के लिए, जब देश में सत्ता का बागडोर, नीतियों को तय करने का, लागू कराने का और तय करने का भी पूरा का पूरा हक हम लोगों को मिले। हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हमें पता है, अंग्रेजी में एक कहावत है कि जूता जो पहन रहा है उसको पता है कि वो कहाँ जाकर के चुभ रहा है। तो हम जानते हैं,
हमें गरीबी, बेरोजगारी, हमारे पूरे देश में ये अपमान, ये जो हमारी जिंदगी है वो हमें कहाँ कहाँ दिक्कत पैदा कर रही है हमें पता है। और हमें जब पता है तो हमें ये भी पता है कि उसको हल करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसा भूमि सुधार चाहिए। सब गरीब के पास जमीन। अभी गुजरात में ऊना में दमन के बाद हमारे दलित भाइयों ने नारा दिया कि गाय की पूंछ तुम रखो, गाय माता बोलते हो तो तुम करो अपनी माँ का संस्कार, लेकिन हमें जमीन दो, 5-5 एकड़ की, 1-1 एकड़ की जमीन दो, हम खेती करेंगे और खेती से अपना गुजारा करेंगे, सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। तो हम जानते हैं भूमि सुधार हो, देश में बराबरी का शासन हो, राज हो, और इस देश, इतने बड़े देश में इतने संपदा है कि 125 करोड़ लोगों को निश्चित तौर पर, गांधी जी भी कहते थे, गांधी कहते थे कि भाई सबके जरूरत के हिसाब से तो है, लालच के हिसाब से नहीं है। तो कुछ जो लालची लोग हैं, जो ग्रीड है, कॉर्पोरेट ग्रीड, उनको तो उनका भरेगा नहीं पेट कभी भी। उनको तो 73% है, मिल गया है देश का, पूरे देश के 100% लेकर के भी उनका पेट नहीं भरने वाला है। हम उनके लालच की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आम लोगों की जिंदगी की जरूरतों की। अगर उस जरूरत की बात अगर हम करें तो देश में निश्चित तौर पर इतना संपदा है, और अगर ऐसी नीतियां बने देश के आम लोगों को निश्चित तौर पर उनके रोटी कपड़ा मकान का, उनकी शिक्षा का, उनके स्वास्थ्य का, उनके एक बेहतर जिंदगी के अरमान को पूरा करने के लिए देश में सब कुछ है इस दिशा में। इसलिए फांसीवाद जो आया है हमारे देश में, जो खतरा है, खतरे को कम करके नहीं आंकना है, लेकिन खतरे से डरना भी नहीं है। ये खतरा सिर्फ खतरा नहीं है, ये एक अवसर भी है, ये एक हमारे सामने एक चुनौती भी है। अगर ठीक से हम मुकाबला करें तो इससे बेहतर कोई रिजल्ट निकलेगा। और ये जो अवसर है, इस अवसर का हम एक इस्तेमाल करेंगे जनता के लिए, इस देश में इनकलाब के लिए। और इसीलिए हम फिर एक बार भगत सिंह को ही याद करते हुए, अम्बेडकर के उन सवालों को, उन चेतावनी को याद करते हुए ये देश फिर एक बार आज़ादी के रास्ते पर चल पड़े। और तब इस बार की जो आज़ादी होगी वो गांव-गांव की होगी, गरीब की होगी, मेहनत कशों की होगी। और आपके इस राज्य सम्मेलन में इस मौके पर अपने तमाम शहीद साथियों को, दिवंगत नेताओं को याद करते हुए हम समझते हैं कि राजस्थान में भी हम लोग इसी रास्ते पर और मजबूती के साथ चलेंगे और एक बेहतर वामपंथी एकता बनेगी। तो राजस्थान भी उनकी लेबोरेटरी नहीं बनेगी, जितनी भी उनकी लेबोरेटरी बन रही है, वो गुजरात हो, राजस्थान हो, उन तमाम गढ़ों को, उन तमाम किलों को हम ध्वस्त कर सकते हैं। और हर जगह वो जो गढ़ बनेगा वो गरीबों के आंदोलन का ही गढ़ बनेगा और लाल का ही किला बनेगा। और इसी उम्मीद के साथ आप तमाम साथियों को इनकलाब जिंदाबाद लाल साहब।